हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, वेज प्रॉब्लम के साथ में पुलीज प्रॉब्लम को भी देखेंगे। ठीक है ना, कि पुली प्रॉब्लम्स कैसे हों। तो देखिए यहाँ पर सामने स्क्रीन में आपके पास में एक पुली है, ये रही पुली। ठीक है, रस्सी है ये ग्रीन लाइन से जो रिप्रेजेंट कर रखी है। एक ब्लॉक है, ये मास मान लो m1 का, एक ब्लॉक है ये मास मान लो m2 का। तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ टेंशन इन ईच स्ट्रिंग बताओ। साथ में मैं आपसे पूछता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज बताओ। मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व भी करवाया था कि भाई इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सिस्टम को डिसाइड कर लेंगे, m1 मेरा सिस्टम है, सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस निकाल लेंगे। तो इसकी टेंशन टी ऊपर चली गई, ये m1g नीचे आ गया। एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से कि मान लो ये इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ए से। आप एक इक्वेशन बना लोगे फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, मैं सीधी लिख रहा हूँ इक्वेशन t माइनस m1g बराबर है m1a, आ गया इक्वेशन 1। इसी तरह से दूसरा सिस्टम डिसाइड कर लोगे, इसके फोर्सेज m2g हो गई, टेंशन t आ गई, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये बन जाएगा m2g माइनस t बराबर है m2 इंटू में सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व कर लिया था, क्या आ गया था m2 माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू में a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आ गया था, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया था m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आपका एक्सेलरेशन। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, टेंशन भी यहीं से आ जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है ना, शॉर्टकट है, और एक्चुअल में फिजिक्स में शॉर्टकट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब एनालिसिस होता है कि आपने अभी तक प्रॉब्लम को देखकर एनालाइज कितना किया। अब देखिए हमें निकालना क्या है प्रॉब्लम में, हमें प्रॉब्लम के अंदर निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमें चाहिए। ठीक है ना। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे दिमाग में सीधी सीधी एक ही बात आती है कि भाई मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालना है तो मुझे न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ेगा जो कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है ये आपका क्या है, नेट फोर्स। मास इनटू एक्सेलरेशन ये क्या है आपके पास में, नेट एक्सेलरेशन। तो मुझे नेट फोर्स मिल जाए और नेट मतलब नेट फोर्स मिल जाए और मास मिल जाए तो नेट एक्सेलरेशन आ जाए। अब चलो जरा नेट फोर्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो अब ये मेरे पास में दो ब्लॉक्स हैं, इनका टोटल मास होना चाहिए, यहाँ मास नेट निकाल दिया, टोटल सिस्टम का निकाल रहे हैं ना, तो m नेट। तो देखो सबसे पहले मास नेट कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, नेट मास तो हमारे पास आ ही गया m1 प्लस m2। अब मुझे नेट फोर्स और चाहिए। अब नेट फोर्स देखो इसके अंदर, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटरनल फोर्सेस जो हैं एक सिस्टम के, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो नेट इंटरनल फोर्सेस तो आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं m1 और m2 की बात करूँ तो देखिए मैं एक बार सीधा डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरे पास में है m1, ये मेरे पास में है m2, इसका एक फोर्स इधर लग गया m2g, इसका एक फोर्स इधर लग गया m1g, और ये रस्सी है ऊपर से, यहाँ पुली है, तो ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ रस्सी को, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ। m1 इधर हो गया, m2 इधर हो गया, इसको सीधा किया तो m1g इधर चला जाएगा और m2g इस तरफ चला जाएगा, और ये रस्सी बन जाएगी। अब अगर मैं इस रस्सी की बात करूं तो टेंशन टी इधर हो गई, टेंशन टी इधर हो गई। हमें पता है ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देंगी। अब यहाँ पर देखिए नेट फोर्स क्या होगा, अब टेंशन टी तो कैंसिल आउट कर गई, ये तो है ही नहीं। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, एफ नेट कम्स आउट टू बी, m2g इधर है, m1g इधर है। अब अगर मैं इसको एक पूरा सिस्टम मानता हूं तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा m1 प्लस m2, इस पे इस तरफ आ गया m2g और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका m1g। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में घटा देंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। एफ नेट क्या आ जाएगा मेरे पास में, m2g माइनस m1g कम्स आउट टू बी एफ नेट बराबर है m2 माइनस m1 इंटू में g, याद है।
तो मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ पर इजीली मेरा एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि एफ नेट बराबर है मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो मास भी नेट और एक्सेलरेशन भी नेट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन नेट मेरा क्या आ जाएगा, एफ नेट डिवाइडेड बाई एम नेट। ओके, एफ नेट निकाल दिया, m2 माइनस m1 इंटू में जी। मास नेट कितना आ गया, m1 प्लस m2, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, एक्सेलरेशन नेट, ये नेट एक्सेलरेशन। और इधर से भी मेरा नेट एक्सेलरेशन ये आया था m2 माइनस m1 जी अपॉन में m1 प्लस m2, सेम शॉर्टकट सीधा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो ये ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, ये एनालिसिस है, ठीक है ना, एक सेकंड अप्रोच है। चलो यहाँ तक तो चीज़ें सारी हमारे समझ में आती है कि पुली प्रॉब्लम्स हैं, ये वैसे हो गई, ये वैसे हो गई, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पर पुली प्रॉब्लम्स अगर इस तरह की हो तो क्या करें? अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? इसमें तो हम इक्वेशन बनाने में ही रह जाएंगे। इस तरह की हो तो इक्वेशन बनाने में रह जाएंगे, इस तरह की हो तो, या इस तरह की हो, प्रॉब्लम किसी भी तरह से आ सकती है। और सबसे खतरनाक अगर इस तरह की हो तो, और इसके आगे मैं इसको जरूरी नहीं यही खत्म कर दूं, आगे और बढ़ाता चला जाऊं, फिर क्या करें? अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर हम सोल्व करने लग गए तो इक्वेशन बनाने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उनका सॉल्यूशन रह गया अलग से। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एक दूसरी अप्रोच का यूज़ करते हैं और उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेन इक्वेशन, ठीक है ना। कंस्ट्रेन का मतलब होता है, अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूं, कंस्ट्रेन का मतलब होता है टाई अप, बंधा हुआ, ठीक है ना। अभी तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ यही देखेंगे कि कंस्ट्रेन होता क्या है, इक्वेशन कैसे बनानी है वो हम लाइव क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, अब मान लीजिए मैं कह देता हूं कि मेरे पास में मान लो एक ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड हो गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। ब्लॉक है मेरे पास में, मान लो इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक मान लो ये रख दिया, और यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि एक ब्लॉक मेरा यहाँ पर है, दो ब्लॉक मान लीजिए। इन दोनों ब्लॉक को मैंने मान लीजिए किसी रस्सी से बांध दिया, ये मेरी रस्सी होगी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मासेस दे देता हूँ, मास इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया। अब देखिए कंस्ट्रेंट का मतलब बंधा हुआ, ये दोनों ब्लॉक इस रस्सी से बंधे हुए हैं, रस्सी टाइट है। अब मान लो इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगा दिया है, ये ब्लॉक इधर जाएगा। लेट अस सपोज मैं कुछ एक पॉइंट्स नेमिंग कर लेता हूँ। ये एक पॉइंट हो गया जो इस ब्लॉक से बंधा हुआ है रस्सी का और इसका, ये दूसरा पॉइंट हो गया जो ब्लॉक और रस्सी के बीच में बंधा हुआ है। मान लो ये पॉइंट है ए मेरा, लेट अस सपोज मान लो ये पॉइंट है बी मेरा, ये मान लो बीच में कोई पॉइंट है ओ मेरा। अब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे, मान लो ये कोई पॉइंट हो जाएगा x1 x2 x3 x4 5 श्योर एंड सो फोर्थ, बहुत सारे पॉइंट्स है। आप मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए क्या होगा, अगर मेरी ये रस्सी बहुत ज्यादा खिंच जाएगी तो टूट जाएगी, अगर ये रस्सी इस तरह से स्लैक कर जाए, लटक जाए, तो m1 मोशन नहीं करेगा। अब दोनों मोशन करने की कंडीशन क्या है कि ये रस्सी मेरी टाइट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। तो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक तो है ही रिजिड। अब मैं चला जरा इस ब्लॉक को देख लेता हूँ एक बार, इस ब्लॉक पे भी काफी सारे पॉइंट्स है, ये रहे, और ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखो अगर इस पॉइंट पर मान लो फोर्स एफ लग रहा है और मान लो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट तो टाइटली पैक है, मोशन तो कर ही नहीं रहे, तो इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा, इस पॉइंट का भी ये होगा, इसका भी ये होगा, इसका भी ये होगा, और ये जो मेरा बी पॉइंट है, ये जो मेरा बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए होगा। अब अगर मेरा बी पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है तो बी के साथ तो ये पॉइंट अटैच है, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए, इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए, ओ पॉइंट का एक्सेलरेशन भी मेरा इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए। सिमिलरली x4 का एक्सेलरेशन ए, 3 का एक्सेलरेशन ए, x1 का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। अगर x1 का एक्सेलरेशन जो है मेरा वो इस डायरेक्शन में ए है, तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ए, क्योंकि ये दोनों तो बंधे हुए हैं, कंस्ट्रेंड है। अब अगर पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ए है तो मान लो इस ब्लॉक के अंदर भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, मान लो ये कोई पॉइंट्स हैं, तो मेरे इस ब्लॉक के इस पॉइंट का, लास्ट वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है एल मान लेता हूं, इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए होगा।
क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपस में क्या हुए पड़े हैं? कंस्ट्रेन हुए पड़े हैं, बंधे हुए। तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं बेटा कंस्ट्रेन इक्वेशन। अब बात ये आती है कि इस पुली प्रॉब्लम पे इस कंस्ट्रेन इक्वेशन को लगाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? तो हम कंस्ट्रेन इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखिए कि क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ। कंस्ट्रेन का मतलब होता है बंधा हुआ। आपने देखा भी कि पॉइंट से आपकी एक जो पॉइंट की वेलोसिटी होगी वही सबकी होगी जब तक ये रोप क्या है? टाइट है। ब्लॉक्स क्या है आपके पास में? रिजिड है, मतलब हार्ड्स हैं, शेप चेंज नहीं हो रही है फोर्स लगने पे। अब यहाँ पर हमारे पास में एक पुली प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक पुली हो गई, रस्सी है और दो ब्लॉक्स हैं। मान लो सेकंड ब्लॉक का मास है m2, नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन a2 से। इस ब्लॉक का मास है m1, ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a1 से। मैं कह दूं a1 और a2 के बीच का रिलेशन निकाल लो। तो देखिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लिया। आप बीच में भी ले सकते हो, ऊपर वाली रोप को नेग्लिजिबल कर सकते हो, आपकी चॉइस है ये। तो ये आपकी चॉइस है, कहीं पर भी आप रेफरेंस पॉइंट ले लो। और मैं मान लेता हूँ कि जो m1 वाली रस्सी है इसकी लेंथ है x1 और जो m2 वाली रस्सी है इसकी लेंथ है x2। साथ में मैं एक चीज़ और भी अज्यूम कर लेता हूँ कि रस्सी की टोटल लेंथ l है। इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 मेरा l के बराबर है। ठीक है ना? अब देखिए ये ब्लॉक मेरा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, कुछ टाइम बाद यहाँ आ जाएगा। यानी कि लेंथ में क्या हो रहा है? चेंज। x है तो डेल्टा x हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा x2 हो रहा है, ये x1 मान लो। चेंज इन लेंथ हो रहा है। चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम हमें पता है वेलोसिटी होता है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू l, ये मेरी एक कंस्ट्रेन इक्वेशन बन गई। ठीक है ना? अब मुझे क्योंकि वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। अब dx1 बाई डी टी तो क्या बन जाएगा? x चेंज इन फर्स्ट ब्लॉक पोजिशन, तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेकंड ब्लॉक इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। देखो लेंथ जो है पूरी की पूरी रोप की, ये लेंथ कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ बिकॉज L इज कांस्टेंट। तो v1 प्लस v2 बराबर 0 आ जाएगा। ये आ गया मेरा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज। अगली कंस्ट्रेन इक्वेशन पर मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देता हूँ वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो dv1 बाई डी टी प्लस dv2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। तो dv1 बाई डी टी क्या बन जाएगा अगर मैं यहाँ से आगे करूँ तो dv1 बाई डी टी मेरा बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1 बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ a2। यहाँ पर देखो a1 और a2 मैग्नीट्यूड सेम, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन इज अपोजिट। तो जो डायरेक्शन होगी आपकी वो उल्टी होगी। और ये दिख भी रहा है, अगर a2 मेरा नीचे आ रहा है तो a1 ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हमारे पास इन दोनों के लिए क्या आ गया? रिलेशन। चलो ठीक है, हमें दो के भी साथ रिलेशन बनाना है। अब देखिए अगर मैं आपको एक और अरेंजमेंट दे देता हूँ, लेट अस सपोज मैं आपको कह देता हूँ कि यह आपके पास में एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मान लो यहाँ पर आपकी पहली पुली है अलाइंड, और मैं यहाँ पुली भी बना लेता हूँ। ओके, लेट अस सपोज ये अपनी पहली पुली हो गई। ठीक है ना? और पहली पुली के साथ इस तरफ मेरे पास में एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मैं एक ब्लॉक बना लूँगा और ये मेरा एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है मेरे पास में मान लो एक और रस्सी है। ठीक है, यहाँ पर एक और मेरे पास पुली अटैच्ड है, ये एक और पुली हो गई। और इस पुली के साथ में क्या है? और दो मतलब ब्लॉक और लगे हुए हैं। ओके सॉरी,
एक ब्लॉक तो ये हो गया मान लो, और दूसरा ब्लॉक लेट अस सपोज ये हो गया है, ठीक है ना। दूसरे 2 ब्लॉक्स हो गए यहाँ पर, और मैं दोनों ब्लॉक भी बना देता हूँ यहाँ पर। ये है मेरा मान लीजिए पहला ब्लॉक यहाँ अटैच हो गया, और ये है मेरा मान लीजिए दूसरा ब्लॉक, ठीक है। मान लो हम सभी का मास दे देते हैं, रैंडम मास मान लेते हैं कोई m1 मान लो, m2, और ये हो गया m3। और मैंने पूछ लिया आपसे कि तीनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन बताओ क्या होगा a1 a2 a3 में। हम एक और अल्टरनेट मेथड भी देखेंगे शॉर्टकट की तरह जो एक्ट करेगा, पर फिलहाल हम कंस्ट्रेंट इक्वेशन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन का ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो इक्वेशन बना लेता हूँ उसी तरह से। एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेता हूँ, ये मेरा मान लो रेफरेंस पॉइंट होगा, बिल्कुल बीच से चला गया, ऊपर वाली लेंथ को नेग्लिजिबल कर देंगे। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये कोई लेंथ है मेरे पास में, लेट अस सपोज x1, ठीक है ना। और मैं साथ में मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो लेंथ है कोई, क्योंकि ये किसी भी ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको x0 मान लेता हूँ या x0 मान लेता हूँ। अब सारी की सारी वैल्यूज़ मुझे कहाँ से लेनी है, रेफरेंस पॉइंट से लेनी है, ध्यान रखनी है बात। अगली लेंथ भी मुझे इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर करनी, इस ब्लॉक m2 तक की। ये ब्लॉक m2 मान लो यहाँ तक है, रस्सी यहाँ तक है, तो इसकी कोई लेंथ मैंने मान ली है यहाँ से यहाँ तक x2। इसी तरह से ब्लॉक जो है मेरा अगला वो है 3, तो यहाँ तक जाएगा 3 वाला, रस्सी यहाँ तक है, तो इसकी कोई लेंथ मैं मान लेता हूँ क्या है मेरी x3, ठीक है ना। एक्सेलरेशन सभी का हम मान लेते हैं, रेंडमली मैं मान लेता हूँ a1 a2 a3 मान लो। मैं कह देता हूँ ये नीचे आ रहा है a1 मान लो, लेट अस सपोज सारे नीचे आ रहे हैं, a2 भी मेरा नीचे आ रहा है मान लो, और a3 भी नीचे ही आ रहा है। वैसे तो ये ऊपर नीचे आप कहीं भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो आप चाहते हो कि नहीं निकालना है, तो आप इसको चाहे ना भी मानो, को यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हमें तो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज़ करके वैसे ही a1 a2 a3 की वैल्यूज़ निकालनी है ही। चलो ज़रा निकालते हैं। अब देखिए ये मेरे पास में क्या है, ये पहली पुली के ऊपर से रस्सी है, ये वाली, ये गई यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट पुली है, यानी कि x1 प्लस x0 मेरे पास में लेंथ L1 को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली रस्सी की लेंथ। और ये यहाँ से इस M2 से लेकर के मैं इसके ऊपर से जा रहा हूँ और फिर यहाँ से जा रहा हूँ, ये मेरी दूसरी लेंथ है। तो जो लेंथ L2 है वो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, ये रेफरेंस पॉइंट दूसरी। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू x2 है और ये x0 है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, ये सिर्फ, तो आप क्या कहेंगे, x2 में से x0 घटा देते हैं, तो x2 माइनस x0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ टॉप से लेकर के यहाँ बॉटम तक की वैल्यू कितनी है, x3, मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, तो इस पूरी में से अगर x0 घटा दूँ तो मैं क्या बच जाएगी, x3, तो मैं कह देता हूँ प्लस में x3 माइनस x0 बराबर क्या आएगी, लेंथ L2, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ रही। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x2 प्लस x3 माइनस 2x0 बराबर क्या आ गया आपका L2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन मान लो आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता ही है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के, क्या आ जाएगा, dx1 बाई डी टी प्लस dx0 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl1 बाई डी टी। तो dx1 बाई डी टी क्या आ गया, v1, dx0 बाई डी टी क्या आ गया, v0, और l1 तो कांस्टेंट है 0। इसी तरह से सेकंड डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, तो dv1 बाई डी टी प्लस dv0 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया, a1 प्लस a0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये इक्वेशन कोई 3 आ गई मान लो। अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में आगे लिख देता हूँ x2 प्लस x3 माइनस 2x0, तो x2 प्लस x3 माइनस 2x0 इज इक्वल्स टू L2 आ जाएगा। चलो ज़रा देखते हैं, अब इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब तो लिख दिया मैंने यहाँ पर ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 है ये, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप लिख लेना पूरा। तो dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ dx0 बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा, v2 प्लस v3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ v0 इज इक्वल्स टू 0। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो dv2 बाई डी टी प्लस dv3 बाई डी टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ dv0 बाई डी टी कम्स आउट टू बी 0। तो dv2 बाई dt क्या बन जाएगा, a2 प्लस a3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ a0 बराबर है 0।
और यहाँ से A2 प्लस A3 बराबर क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ A0, दूसरी तरफ चला गया। तो मुझे तो A1 A2 A3 में रिलेशन चाहिए। यहाँ से देखो A0 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ A1, A0 के एक तरफ कर लिया इसको दूसरी तरफ, तो A0 की जगह मैं यहाँ माइनस ऑफ A1 रख सकता हूँ। तो A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A1 आ गया रिलेशन मेरे पास में, ठीक है ना। आगे अगर आपको इस रिलेशन को थोड़ा सा और सोल्व करना है तो 2A1 को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो 2A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल्स टू 0। ये भी मेरा क्या आ गया रिलेशन, तो ये भी एक रिलेशन आ गया, ये भी। तो इस तरह से हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस का यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम रही, इजीली सोल्व कर सकते हैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हम। ये प्रॉब्लम्स, ये सारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। आज हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशन की, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर मैं ब्लॉक अरेंजमेंट को कॉम्प्लिकेटेड कर देखेंगे आगे। देखिए अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, बोथ द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर लाइट, पुली और स्ट्रिंग जो है लाइट हैं, ऑल द सर्फेसिज आर फ्रिक्शनलेस, जितने भी सरफेस हैं सारे फ्रिक्शनलेस हैं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, इस मास m का एक्सेलरेशन अपने को निकालना है इसका। बी पार्ट में फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली A इन द फिगर, ये है सी पार्ट। देखिए कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, क्लैंप क्या है, ये होता है क्लैंप, ये वाला, ये जो इस पुली को बांध करके रखे हुए सॉरी। अब क्या होगा, इस सी पार्ट से इंस्पायर होकर के IIT में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया है। सी पार्ट को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं आगे, हम एक एक पार्ट को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक M में कितना होगा। मैं मान लेता हूँ ये मेरा पहला ब्लॉक है और ये मेरा दूसरा ब्लॉक, तो ये किसी एक्सेलरेशन मान लीजिए A1 से नीचे की तरफ आ रहा है और 2M वाला इस तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, ये नीचे आएगा तो रस्सी इधर जाएगी, ये ब्लॉक इधर जाएगी, पुली इधर जाएगी, तो ये 2M वाला इधर जा रहा है मान लो किसी एक्सेलरेशन A2 से, हमें नहीं पता अभी कितने, बाद में देखेंगे। अब जब ये नीचे आएगा तो इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन T क्रिएट होगा। अगर स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन T आएगा तो ये बंधी हुई है, यहाँ से यहाँ पर भी टेंशन T आएगा और घूम करके ये इस नीचे वाले स्ट्रिंग में भी क्या आएगा टेंशन T, जो इस क्लैंप से अटैच्ड है। मुझे तो A1 की वैल्यू निकालनी है। इस M पे दूसरा फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ, mg। मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लेता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉक हो गया M और इस पे लगने वाले फोर्सेस देखिए, नीचे की तरफ तो हो जाएगा mg, ऊपर की तरफ हो गया टेंशन T और ये नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन A1 से, ठीक है ना। चलो ठीक है, आ गया फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इक्वेशन बनाता हूँ इसकी, मैं क्या आ जाएगा, mg माइनस T इज इक्वल्स टू M इंटू में A1। तो ये मेरे पास में मेरी पहली इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है ना। अब चलिए ज़रा, एक इक्वेशन है, अननोन कितने हैं, 2 हैं, टेंशन और A1। तो हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए, अगला सिस्टम डिसाइड कर लेता हूँ मैं 2M वाला। देखिए 2M वाले में यहाँ क्लैंप पे, यहाँ टेंशन T आएगी, यहाँ भी टेंशन T आएगी, यानी कि इसके अंदर क्या आएगी टेंशन 2T। अब मैं 2M वाला मेरा बना लेता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे पास में 2M वाला ब्लॉक। इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, देखो एक फोर्स तो नीचे लग जाएगा 2mg, एक फोर्स इधर लग जाएगा टेंशन 2T और इसका एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है A2। 2mg का तो कोई रोल ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ किसकी वजह से होगा, 2T की वजह से होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरा अगली इक्वेशन कि 2T इज इक्वल्स टू 2m मास टोटल मास इनटू में एक्सेलरेशन A2, इक्वेशन 2। अब देखिए हमने दूसरी इक्वेशन बनाई तो इसलिए थी ताकि पहले वाली सोल्व हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो पहले वाले में टेंशन T अननोन है, एक्सेलरेशन A1 अननोन है, दूसरे वाले में एक्सेलरेशन A2 अननोन है। अब अननोन वेरिएबल हो गए 3, इक्वेशन हमारे पास में सिर्फ कितनी बनी है, 2 ही बनी है। इसका मतलब हमें एक तीसरी इक्वेशन भी चाहिए। तो देखो बेटा, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने अराइज हो जाए जिसमें आपके 2 मतलब इक्वेशन बने और अननोन वेरिएबल 3 हो जाएं, तो हमें तीसरी इक्वेशन कंस्ट्रेन रिलेशन की मदद से बनानी है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अपने कंस्ट्रेन रिलेशन का।
ठीक है ना, कंस्ट्रेंट रिलेशन का यूज करते हैं। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन देखेंगे, देखिए कैसे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ये टेंशन वेंशन यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन समझा सकूँ ढंग से। अब देखो, पहला ब्लॉक है, मान लो ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, नीचे आ रहा है, किसी डिस्टेंस x1 है, ये यहाँ से यहाँ तक पुली मेरा रेफरेंस होगा ये। अब इस पुली से ये डिस्टेंस मान लो x2 है, ये भी तो इस पुली पर ही अटैच्ड है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, x2। तो ये पूरी रस्सी बनेगी। देखो यहाँ से घूम करके ये रस्सी यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ रही है, तो पूरी रस्सी कितनी बन जाएगी, x1 प्लस x2 बराबर है l। तो x1 प्लस 2x2 बराबर कितना हो गया, l के। अब आप मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन वगैरह इजीली कर सकते हो, तो dx1 बाई डी टी प्लस में 2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। dx1 बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, v1 प्लस 2 dx2 बाई डी टी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, v2 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली दोबारा करेंगे तो a1 प्लस 2a2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2a2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ a1। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड a2 का क्या आ जाएगा, a1 बाई 2 का मोड। तो मैं a2 का मैग्नीट्यूड अगर लिखूँ तो क्या आ जाएगा, a1 बाई 2। चलो ठीक है, अब मैं a2 की जगह इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब यहाँ लिख देना यूजिंग a2 इन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट। 2 में a2 की वैल्यू पुट की तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2t इज इक्वल्स टू, मैं चेंज कर लेता हूँ, 2t इज इक्वल्स टू 2m इंटू में a2 था, a2 की जगह पुट कर दिया है a1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, t इज इक्वल्स टू m इंटू में a1 बाई 2 हो गया। अब t की इक्वेशन लिख देना यूजिंग t इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ t की वैल्यू, मुझे तो a1 चाहिए, तो 1 में क्या था, mg माइनस में t क्या हो गया, m इंटू में a1 बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, m इंटू में a1। अब यहाँ से देखिए mg इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इंटू में a1 प्लस m इंटू में a1 बाई 2, कितना बन जाएगा, 3m इंटू में a1 बाई 2। तो यहाँ से देखिए आपके पास में अगर हम आगे चलें तो mg इज इक्वल्स टू 3m इंटू में a1 बाई 2, m से m कट जाएगा, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3g बाई 2। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू। ठीक है, सही कि उल्टी, अच्छा a1 की वैल्यू निकालनी थी, उल्टी हो जाएगी बेटा, उल्टी हो जाएगी, सॉरी। सॉरी, ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, इधर ये 3 आएगा तो डिवाइड, 2g बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अगला पार्ट क्या है, देखिए पहला पार्ट तो हो गया, एक्सेलरेशन ब्लॉक m का निकल गया है। दूसरा पार्ट क्या है, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई बड़ी बात है ही नहीं, अगर a1 की वैल्यू निकल गई थी, देखो ये इक्वेशन यूज़ कर लो। लेट अस सपोज कितनी इक्वेशन बन गई थी हमारे पास में, 1 2, मान लो ये कोई इक्वेशन 3 बन गई। इस थर्ड इक्वेशन में अब a1 की वैल्यू पुट कर दे, टेंशन आ जाएगी। चलिए ज़रा रख देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास में, थर्ड इक्वेशन है मेरे पास में टेंशन t इज इक्वल्स टू m इंटू में a1 बाई 2, तो m इंटू में a1 बाई 2, और a1 की वैल्यू कितनी है, 2 बाई 3g आई है। तो यहाँ से आपकी टेंशन t कितनी आ जाएगी, m इंटू में 2 बाई 3 इंटू में g अपॉन में 2 से 2 कट गया, टेंशन t कितनी आ जाएगी यहाँ से, mg बाई 3। इजिली सोल्व। अब फाइनल पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ये जो क्लैंप है ये पुली पे कितना फोर्स लगाएगा। देखो मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मेरे पास में एक तो इस तरह से है क्लैंप, ये रहा क्लैंप मेरा, ठीक है, ब्लू कलर में जो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ग्राउंड भी बना देता हूँ यहाँ पर, और ये लेट अस सपोज कलर, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास में, मान लीजिए पुली, तो मैं यहाँ पर एक पुली क्रिएट कर देता हूँ, ठीक ना, सॉरी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक पुली भी क्रिएट कर देता हूँ।
मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, पुली हो गया। अब अगर आप इस पुली को देखें ध्यान से, तो इस पुली के ऊपर देखो यहाँ पर क्या लग रहा है, इस पुली के ऊपर एक टेंशन तो यहाँ से लगेगी इस वाली रस्सी की वजह से, ऐसे नीचे की तरफ, पुली के ऊपर नीचे की तरफ, ब्लॉक के ऊपर ऊपर की, और एक टेंशन लगेगी ब्लॉक बी की वजह से इस तरफ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार कि यहाँ पर एक टेंशन तो लग गई ये नीचे की तरफ, और एक टेंशन लग गई ये इस तरफ, एक टेंशन और लगेगी इस पर, वो नीचे की तरफ, पर वो क्लैंप पर लगेगी सिर्फ, ठीक है ना। हमें तो क्लैंप का पुली पे बताना है, तो उस टेंशन का कोई रोल ही नहीं है अपना। अब यहाँ पे देखो इस पुली के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, आगे बढ़ाऊँ तो मैं, दोनों 90 डिग्री के, तो ये पुली इस क्लैंप के ऊपर जितना एक्शन करेगी, ये क्लैंप उतना ही क्या करेगा, इस पुली के ऊपर रिएक्शन करेगा। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जितना एक्शन करेगी ये उतना ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय पुली, सॉरी क्लैंप, क्या हो जाएगा, रिएक्शन बराबर है एक्शन, कितना है एक्शन। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स कोस ऑफ 90 डिग्री एंड होल अंडर द रूट, कोस 90 पे 0 हो जाएगा, तो R इजिकल्स टू A इजिकल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अंडर द रूट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू तो हम mg/3 निकाल चुके हैं, तो कम्स आउट टू बी रूट 2 टाइम्स ऑफ mg/3। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, रिएक्शन। और यही रिएक्शन मेरे पास में क्या है, ये जो मेरा अभी रिएक्शन आया है, यही रिएक्शन क्या है मेरा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको भी। ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर हमारा पुली अरेंजमेंट बढ़ता चला जाए लाइक दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए और अपने टाइम को सेव करने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक देखने वाले हैं, जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को चुटकी बजाते ही सोल्व कर सकें। अब देखिए, इस शॉर्टकट ट्रिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना लेता हूँ HCV का, जो हमने सोल्व किया था अपनी लाइव क्लासेज में। आई थिंक इसको सोल्व किया था। हमारे पास में इस तरह से अरेंजमेंट्स थे, सॉरी, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन था, ये एक अरेंजमेंट था। इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक रिंग हमें दे दिया था कि ये एक रिंग है, और हमें क्या दे दिया था कि ये रिंग इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, यहाँ पर कोई एंगल था थीटा, यहाँ पर कोई ब्लॉक था मास m का, ये नीचे आ रहा था किसी वेलोसिटी लेट अस सपोज vb से। आपसे पूछा गया था कि ये वेलोसिटी बताओ क्या होगी जिससे ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो हमने क्या किया था, हमने कुछ इस तरह का किया था कि हमने यहाँ से अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक परपेंडिकुलर डाल लिया, इसको हमने y मान लिया, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने l मान लिया, कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाई, और हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। हमने इसको इस तरह से सोल्व किया था, डिफरेंशिएशन किया, बड़ी लेंथी सी इक्वेशन आई। पर इसका एक अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट भी है जिससे हम इस क्वेश्चन को बड़ा ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि ये स्ट्रिंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसके ऊपर मैं पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग। अब क्या है, देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को ये ब्लॉक नीचे की तरफ लेकर के आ रहा है वीबी वेलोसिटी से, तो ये पॉइंट भी नीचे वीबी से आएगा, ये भी नीचे वीबी से आएगा, ये भी वीबी से, ये भी वीबी से, ये भी वीबी से, और ये भी नीचे वीबी से ही आएगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, क्योंकि ये सारे बंधे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं इस पॉइंट पर ये रिंग इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से जा रहा है। अब अगर इस वेलोसिटी v का मैं कंपोनेंट रिजोल्व कर दूं तो इस तरफ क्या आएगा, v cos थीटा, यही आएगा। अब देखो, इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, ये तो चाहता है कि मैं vb से नीचे ले आऊं, और ये चाहता है कि मैं v cos थीटा से ले आऊं। अब इस पॉइंट के पास तो एक ही वेलोसिटी होगी, इसका मतलब है vb किसके बराबर होगा, v cos थीटा के। और यही हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट। और अगर मान लो आपसे यहाँ से रिंग की वेलोसिटी पूछी जाए तो वो क्या आ जाएगी, vb अपॉन में cos थीटा कम्स आउट टू बी vb इनटू में secant थीटा। दोनों ही रिजल्ट आ गए आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो जो कॉम्प्लिकेटेड मेथड था, जो बड़ा लेंथी था, इक्वेशन बनाया, डिफरेंशिएशन किया, सोल्व किया, फिर ट्रायंगल बनाई, थीटा की वैल्यू देखी, पुट की, सोल्व की, वो चीज़ अब बड़ी आसान होगी। यहाँ पर कंस्ट्रेन इक्वेशन जो थी वो पॉइंट मेथड से हमने सॉल्व कर ली। ये एक शॉर्टकट है। एक और देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास में मान लीजिए एक पुली है, ठीक है ना, और स्ट्रिंग बना दी है मैंने इस पुली की। यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ होगी, मान लो एक स्ट्रिंग यहाँ हो गई है, ठीक है ना, और ब्लॉक बना दिए हैं, मान लो मैंने एक ब्लॉक ये हो गया है मेरा, और एक ब्लॉक ये हो गया है मेरा, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि मैं इस पुली को ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, ये है वेलोसिटी ऑफ पुली। बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या होगी। आपको निकालनी है वी ए की वैल्यू बताओ और वी बी की वैल्यू बताओ, या मैं आपको कह दूं वी ए, वी बी और वी पी में रिलेशन बताओ सभी के अंदर कि रिलेशन क्या होगा। चलो जरा रिलेशन देख लेते हैं। अब यहां से अगर आप देखें तो ये जो पुली है मेरी, ये मोशन में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पुली को कंस्ट्रेन इक्वेशन लगाने के लिए रेस्ट में अज्यूम करना पड़ेगा। हम दोनों मेथड देखेंगे, एक बार कंस्ट्रेन इक्वेशन लगाएंगे और एक बार पॉइंट मेथड लगाएंगे। तो मैं जानता हूं जब भी मुझे किसी चीज को रेस्ट में लेकर के आना होता है, जैसे यहाँ पर मुझे इस पुली को रेस्ट में चाहिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा, ठीक है ना। मैं रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। अब अगर ये पुली मेरी रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली लेनी पड़ेगी, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली हमें क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस कोई x1 आ गई और ये डिस्टेंस मेरी क्या आ गई, कोई x2। हमें पता है x1 प्लस x2 बराबर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी इज इक्वल्स टू dl बाई डी टी। dx1 बाई डी टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली, ए के लिए यही है क्योंकि पुली तो रेस्ट पे है। dx2 बाई डी टी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, और लेंथ का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम यहाँ से, चलो जरा वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा वी ए प्लस वी बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू 0। वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पुली की वैल्यू क्या आ गई, वी ए प्लस वी बी बाई 2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास में वी ए, वी बी और वी पी में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रिलेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीधा ही याद रख सकते हो तो याद भी रख लेना, ये डायरेक्ट फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स में एक शॉर्टकट की तरह काम कर जाएगा, ठीक है ना। हम एक आध प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें ये रिलेशन डायरेक्ट शॉर्टकट की तरह काम कर जाए, और फिर हम आगे देखेंगे कि क्या सीखें, ठीक है। ओके, जहाँ पर पुली वगैरह मोशन में होगी वहाँ पर हम इसको डायरेक्ट पुश करने की ट्राई करेंगे।